तो आइए आज के क्लास में हम लोग फिर से आगे बढ़ते हैं, चैप्टर 3 को आगे लेकर चलते हैं। और ये बिहार बोर्ड का हिंदी है, क्लास 12th का। पाठ का नाम है संपूर्ण क्रांति, जिसके लेखक का नाम है जयप्रकाश नारायण। उन्हीं के द्वारा दिया गया पटना गांधी मैदान में जो भाषण है उसी को हम लोग पढ़ रहे हैं। तो आज हम लोग इसका पार्ट 4 पढ़ने वाले हैं, यानी भाग 4। और पेज नंबर आप लोग 37 निकाल लेंगे, किताब में सबसे नीचे वाला लाइन देखेंगे पेज नंबर 37 का, वहीं से स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आपको उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। लिखा है, हमसे मिलने आए पुलिस के एक उच्च अधिकारी ने कहा, बड़े उच्च अधिकारी ने कहा, नाम लेना यहाँ ठीक नहीं होगा कि मैंने दीक्षित जी के मुंह से सुना है कि जयप्रकाश नारायण नहीं होते तो बिहार जल गया होता। यानी दीक्षित जी बताते हैं कि अगर जयप्रकाश नारायण जी नहीं होते तो बिहार क्या हो गया होता, जल गया होता। जब जयप्रकाश नारायण के बारे में ऐसा आप सोचते हैं तो जयप्रकाश नारायण के लिए सारा क्यों होता है? तो उनके नेतृत्व में यह प्रदर्शन और यह सभा होने वाली है, क्यों लोगों को रोकते हैं आप? यहाँ पे जयप्रकाश नारायण जी कहते हैं कि लोग कहते हैं कि अगर जयप्रकाश नारायण जी नहीं हो तो बिहार क्या हो गया होता, जल गया होता। लेकिन आज जयप्रकाश नारायण जी खुद आंदोलन कर रहे हैं तो उनको रोका जा रहा है कि आपको आंदोलन नहीं कर रहा है। जनता से घबराते हैं आप, जनता के आप प्रतिनिधि हैं, किसकी तरफ से शासन करने बैठे हैं आप? आपकी हिम्मत की लोगों को पटना आने से रोक लें। उनकी राजधानी है, आपकी राजधानी है, या पुलिस वालों का देश है, या जनता का देश है। डूब जाना चाहिए इन लोगों को ऐसी नीचता का व्यवहार करते हुए। यानी कि जब ये आंदोलन करते हैं तो सरकार पुलिस के द्वारा आंदोलन को रोकने का प्रयास करती है। तो वहीं कहते हैं कि ऐसे लोगों को पानी में क्या होना चाहिए, डूब मरना चाहिए। बहुत कठोर शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, मैं कठोर शब्द का प्रयोग नहीं करता, लेकिन यह नीचता का व्यवहार है। मतलब कह रहे हैं कि मैं तो जल्दी किसी को उल्टा सीधा नहीं बोलता हूं, लेकिन जो लोग नीचता कर रहे हैं ना, मुझसे बर्दाश्त अब नहीं हो रहा है। अगर कोई डेमोक्रेसी का दुश्मन है, डेमोक्रेसी मतलब लोकतंत्र का कोई दुश्मन है, तो वे लोग दुश्मन है जो जनता के शांतिमय कार्यक्रमों में बाधा डालते हैं, उनकी गिरफ्तारियां करते हैं। कहते हैं कि अगर इस देश के लोकतंत्र के सबसे बड़े दुश्मन कौन है, कि अगर कोई व्यक्ति आंदोलन कर रहा है तो उसको रोका जा रहा है, उसको गिरफ्तार कर रहे हैं, तो वो लोकतंत्र के दुश्मन है। उन पर लाठी चलवाते हैं, गोलियां चलवाते हैं। क्या ये डेमोक्रेसी है? इसे बदलना चाहती है जनता, जयप्रकाश नारायण, छात्र, युवक, क्योंकि जो भी आंदोलन इस देश में आज उठेगा उसका नेता युवक रहेगा, छात्र रहेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। हमको कह रहे हैं कि अगर कोई देश में आंदोलन कर सकता है, देश में कोई बदलाव ला सकता है, तो आज के युवा वर्ग ही ला सकता है, क्योंकि किसी भी देश का युवा ही उस देश का भविष्य होता है। मित्रों, एक बात तो यह कहनी थी, मैं जानता हूं कि डॉक्टर रहमान यहाँ बैठे होंगे तो वे कुछ चिंता में पड़े होंगे कि इस जोर से बोलने का असर मेरे हृदय पर बुरा होगा। मैं भी समझता हूं, अब जरा अपने को बांध के बोलूंगा। कह रहे हैं ठीक है, यहाँ पे बहुत लोगों को मेरा बात बुरा लग रहा होगा, इसके बाद मैं जो भी बोलूंगा थोड़ा सोच समझ कर बोलूंगा। अभी हाल में वेलोर में था, हाल में मैं कहा था, वेलोर में। वेलोर समझ रहे हैं ना, तमिलनाडु की मद्रास की बात हो रही है, जहां पे वो गए थे। तो हमारे परम मित्र और स्नेही उमाशंकर जी दीक्षित पटना आए थे। इनके एक मित्र हैं जिनका नाम क्या है, उमाशंकर जी दीक्षित। उनसे मिलने कहाँ आए थे, पटना आए थे। उन्होंने मेरे संबंध में कुछ अच्छी बातें कही, साथ साथ कई प्रश्न उन्होंने उठाए। मेरा उनका बहुत पुराना संबंध है। 32-33 का आंदोलन जो चला था, 32-33 का अर्थ हुआ 1932-1933 में जो आंदोलन चला था, उसमें वह अंडरग्राउंड बम्बई में वह रहते ही थे, अंडरग्राउंड नेता थे। यानी कि 1932-33 के टाइम में ये अंडरग्राउंड हो गए थे। अंडरग्राउंड मतलब ये पुलिस से छुप गए थे कहीं पे, जहाँ भी था, क्योंकि इनको अंग्रेज उनको खोज रही थी, अंग्रेजी पुलिस, तो वो अंडरग्राउंड हो गए थे, मतलब कहीं छुप गए थे, उसको अंडरग्राउंड बोलते हैं। और सदानंद जी ने, जो फ्री प्रेस के मालिक भी थे, उसकी स्थापना भी की थी, उन्होंने उनको ब्रेन ऑफ बॉम्बे कहा था। मतलब सदानंद जी ने उमाशंकर जी दीक्षित को क्या कहा था,
ब्रेन ऑफ बॉम्बे, कि बॉम्बे का ये दिमाग है। मुझे भी कोई बड़ी पदवी दी थी पर मैं अपनी प्रशंसा नहीं करूंगा। उस समय दीक्षित जी से हमारा परिचय और हमारी घनिष्ठता मित्रता हुई, और अंडरग्राउंड जमाने की जो मित्रता होती है वह ठोस होती है। चाहे हम कहीं रहें वह कहीं रहें, ठोस रहती है। उसके बाद हम एक दूसरे के मित्र आज तक बने हुए हैं। यानी कि दुख के समय में अगर आपका कोई मित्र बनता है तो याद रखिएगा वो मित्र जीवन भर नहीं हटता है, वो मित्रता हमेशा बनी रहती है। लेकिन जो सुख के समय में मित्रता होती है वो कभी भी डगमगा सकती है, क्योंकि सुख में ज़्यादा दोस्त बनते हैं और दुख में अपने दोस्त छोड़ जाते हैं। लेकिन जो दुख में आपसे मित्रता कर लिया तो समझ लिए धरती का सबसे बड़ा मतलब शानदार और विश्वसनीय उसके जैसा कोई नहीं हो सकता है, क्योंकि दुख में कोई मित्रता करता ही नहीं है। जो कर लिया तो समझो तुम बेस्ट हो, तुम्हारा नसीब बहुत अच्छा है कि दुख के समय भी कुछ लोग हैं जो तुम्हारे मित्रता को निभा रहे हैं, तुमसे मित्रता कर रहे हैं। कुछ ऐसे मित्र हैं जिनके भाव अच्छे हैं। हमारे पुराने मित्र जो सोशलिस्ट पार्टी में थे या जो नहीं भी थे, चाहते हैं कि जयप्रकाश नारायण और इंदिरा जी में कुछ मेल मिलाप हो। मतलब कि और पार्टी के जो लोग वो चाहते हैं कि मैं इंदिरा गांधी से क्या कर लूँ, मतलब राय बात कर लूँ और उनकी बातें मान लूँ। तो मित्रों, मेरा किसी व्यक्ति से झगड़ा नहीं है। वो कहते हैं ऐसा नहीं कि मुझे इंदिरा गांधी से चाहे किसी से मेरा कोई झगड़ा है, मुझे किसी व्यक्ति से नहीं, मुझे उस व्यक्ति के द्वारा बनाए गए नियम से दिक्कत है। किसी व्यक्ति से झगड़ा नहीं है, चाहे वे इंदिरा जी हो या कोई भी हो। हमें तो नीतियों से झगड़ा है, यानी कि जो उनकी नीतियां हैं, जो उनके सिद्धांत हैं, वो हमें पसंद नहीं है। सिद्धांतों से झगड़ा है, कार्यों से झगड़ा है। जो कार्य गलत होंगे, जो नीति गलत होगी, जो सिद्धांत प्रिंसिपल गलत होंगे, जो पॉलिसी गलत होगी, चाहे वह कोई भी करे, मैं विरोध करूंगा अपनी अकल के मुताबिक। कहते हैं कोई भी हो गलत काम करेगा तो मैं उसका विरोध करूंगा ही करूंगा। हम लोग इनकी तरह नौजवान थे उस जमाने में, लेकिन यह जरूरत होती थी कि हम लोग को बापू के सामने हम कह सकते थे कि हम नहीं मानते हैं बापू यह बात, और बापू में इतनी महत्ता थी, इतनी महानता थी कि बुरा नहीं मानते थे। कहते हैं एक टाइम ऐसा भी था जब महात्मा गांधी थे, अगर कोई काम हम लोग को अच्छा नहीं लगता था तो हम लोग डायरेक्ट बोल देते थे कि बापू ये काम हमें पसंद नहीं था। लेकिन गांधी जी की ऐसी विशेषता थी, गुस्सा नहीं करते थे, वो और प्यार से समझाना शुरू कर देते थे और किसी बात को जबरदस्ती नहीं करवाते थे। फिर भी बुलाकर हमें प्रेम से समझाना चाहते थे, समझाते भी थे। तो उनकी भी आलोचना की है कि मैंने, ऐसा नहीं है कि मैंने गांधी जी की शिकायत नहीं की है, मैंने की है उनकी शिकायत, लेकिन वो बहुत अच्छे व्यक्ति थे। उस जमाने में तो मैं घोर मार्क्सवादी था। घोर मार्क्सवादी का अर्थ होता है जो मतलब एक समान अधिकार के लिए लोगों से लड़े, मार्क्स के विचारों पे चले। बाद में लोकतांत्रिक समाजवादी बना, किंतु बापू की मृत्यु के बाद कई वर्षों के बाद 1954 में मैं सर्वोदय में आ गया। गया बिहार में जवाहरलाल जी थे, एक बड़े भाई थे, मैं उनको भाई कहता ही था। उनका बड़ा स्नेह था हमारे ऊपर, पता नहीं क्यों मुझे वह मानते थे बहुत। ये बताते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, उनको बहुत ज़्यादा क्या करते थे, मानते थे, और वो उनको भाई बोलते थे, बड़ा भाई। मैं उनका बड़ा आदर और प्रेम करता था, लेकिन उनकी कटु आलोचना भी करता था। ये कहते हैं कि ऐसा भी नहीं कि मैं उनसे प्रेम था तो मैं पंडित जवाहरलाल नेहरू का बड़ाई करता था, अगर वो गलती करते तो मैं उसका क्या करता था, शिकायत करता था, विरोध करता था। उनमें भी बड़प्पन था। अक्सर तो उन्होंने हमारी आलोचनाओं का बुरा नहीं माना, लेकिन पटना फायरिंग पर जो मैंने बयान दिया था, मैं मानता हूं कि बहुत सख्त भाषा का मैंने प्रयोग किया था, उस पर वह बहुत नाराज हुए। कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि जो जवाहरलाल नेहरू जी थे, अगर मैं कोई उनका विरोध करूं तो वो मुझे मतलब सजा देते थे या मुझे डांटते थे, ऐसा कुछ नहीं है, वो समझते थे। लेकिन एक बार मैंने उनके बारे में थोड़ा सा उल्टा सीधा बोल दिया था ज़्यादा, जिस पर बहुत नाराज हो गए थे। जो उन्होंने गलती नहीं की थी उसको ही मैंने बोल दिया था, तो उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। फिर कहते हैं लाल बहादुर जी, लाल बहादुर समझते हैं ना, लाल बहादुर शास्त्री, कश्मीर के मामले में कुछ किया उन्होंने, मैंने उनकी भी आलोचना की, उनको तार भी दिया कि यह बहुत गलत काम आपने किया है, इससे कश्मीर के सवाल को हल करने में आपको दिक्कत होगी। थोड़े ही दिनों में 18 महीनों में वह चल बसे, देश का दुर्भाग्य है। मतलब लाल बहादुर शास्त्री बहुत समय में ही, मतलब ज़्यादा दिन जिए नहीं आज़ादी के बाद, तुरंत वो चल बसे। और साथ ही साथ वो बताते हैं कश्मीर की जो समस्या है जो इस समय समाप्त हो गई है, 370 की धारा जो आप लोग जानते हैं, तो ये उसी टाइम में चाहते थे लाल बहादुर शास्त्री, सरदार वल्लभ भाई पटेल, कि ये 370 की समस्या क्या कर दी जाए, समाप्त हो जाए, ताकि बात ही हो रह जाए कि मतलब कि कश्मीर किसका है।
लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की गलती के चलते वो जो जगह था वो नहीं हो पाया। खैर, देर सवेर आज जम्मू कश्मीर भारत का एक अभिन्न अंग है और पूर्ण रूप से संवैधानिक रूप से हो चुका है। अगला पैराग्राफ है, इंदिरा जी से जो मेरे मतभेद हैं वे जवाहरलाल नेहरू जी के साथ जो मतभेद थे उनसे कहीं ज़्यादा गंभीर और सीरियस है। वो बताते हैं कि जवाहरलाल नेहरू से जो मेरा मतभेद था उनसे खतरनाक थोड़ा इनसे हो गया, क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू की ही बेटी कौन थी? इंदिरा गांधी थी। जवाहरलाल जी से परराष्ट्र नीतियों के संबंध में, स्वराष्ट्र के संबंध में अधिक उनसे हमारा मतभेद नहीं था। तिब्बत के मामले में मतभेद था, चीन के मामले में था, हंगरी के मामले में था। देखिए, तिब्बत का मामला समझते हैं, जैसे कि चीन क्या किया है कि तिब्बत को हथिया लिया है जबरदस्ती, और वो बोलता है कि तिब्बत कोई दूसरा देश नहीं, हमारे देश का अंग है, और उसी को अपना अधिकार कर लिया है। तो इसके मामले में भारत ने, मतलब भारत से तिब्बत ने हेल्प मांगा, लेकिन भारत ने प्रयास किया बट हुआ नहीं। तो उस मामले में भी इनको, मतलब इन्होंने शिकायत किया था किसका? पंडित जवाहरलाल नेहरू का। और मैं कोई गर्व नहीं करता हूँ, मैंने उस समय जो आलोचना की हंगरी के मामले में जो कुछ कहा, हंगरी भी एक देश है छोटा सा। जवाहरलाल जी को बाद में मिलना बड़ा। तिब्बत के बारे में मेरी बात तो नहीं मानी उन्होंने, लेकिन जब चीन ने उनको धोखा दिया तो उस धोखे के कारण उनके हृदय को ऐसी चोट लगी 2 बरस में चले गए, संभल नहीं सके। सही बात है। देखिए, इतना ना चीन ने धोखा दिया ना इनको, मतलब चीन पे बहुत ज्यादा विश्वास करते थे। कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू। बहुत ज्यादा। उस समय एक नारा चला था, हिंदी चीनी भाई भाई, और इतना ज्यादा लगाव था, और बिना किसी इंफॉर्मेशन को धोखे से चाइना ने इंडिया पर 1962 में अटैक कर दिया और इंडिया को बुरी तरह से बर्बाद कर दिया, हरा दिया। उस चीज को पंडित जवाहरलाल नेहरू बर्दाश्त नहीं कर सके कि जिन पर हमारा इतना विश्वास था, जिनके लिए मैंने हर कुछ किया, वो आदमी आज मेरे देश को झुका दिया। और इसी चीज को सोचते सोचते 2 वर्षों के अंदर ही इतना ना सोच दिए कि हार्ट अटैक किया और वो मर गए। बर्दाश्त, उस चीज को सदमा में आ गए थे, नहीं कर पाए। वे मान गए कि चीन, तब से पूरा देश मानता है कि चीन विश्वास करने वाला देश नहीं, किसी के साथ भी घटना कर सकता है। चाइनीज सामान देखते हैं ना, कब बंद हो जाए कोई गारंटी नहीं है। हाँ, ऐसा घाव लगा जब चीन ने आक्रमण कर दिया। वह कभी उम्मीद नहीं करते थे, आशा नहीं करते थे कि चीन ऐसा करेगा। थोड़ी इतनी भी गलती थी, थोड़ी इनकी भी तो गलती थी। तो परराष्ट्र नीतियों के संबंध में मतभेद था, उनसे अंतर्देशीय प्रश्नों में नहीं था उतना मतभेद। मतलब इनकी भी गलती थी कि इनको कई लोगों ने समझाया कि देखिए आप चीन पर ज़्यादा विश्वास मत कीजिए, लेकिन ये बात नहीं मानते थे किसी का। सरदार वल्लभ भाई पटेल जब जिंदा थे, उन्होंने शुरू में ही कहा था कि चीन एक विस्तारवादी देश है, वो अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकता है। लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू को इतना ना विश्वास था कि वो किसी का बात नहीं मानते थे, और अंत में ऐसा परिणाम भुगता कि अंत में उनको अपना जान देना पड़ा उस चीज के लिए। घुट घुट कर मर गए इस चीज को सोचते सोचते। फिर आगे है, अब एक बात ले लीजिए जिसके चलते बहुत ज्यादा करंट राजनीति में है, वह क्या है? इलेक्शन का खर्चा। इलेक्शन में बहुत ज्यादा खर्चा लगता है, चुनाव का खर्चा, ये करंट है। करोड़ों रुपए चुनाव पर खर्च करेंगे, एक तरफ गरीबी हटाओ का नारा लगाएंगे, समाजवाद का नारा लगाएंगे, और यह सब रुपया ब्लैक मार्केटियर लोगों से आप इकट्ठा करेंगे। अनकाउंटेड मनी, अनकाउंटेड मनी मतलब अनगिनत पैसे, करोड़ों रुपए जिनका कोई हिसाब नहीं, कोई किताब नहीं। कहते हैं कि क्या होता है, सरकार का जब मन सरकार गिरा दे फिर चुनाव करा ले। एक चुनाव कराने में करोड़ों खर्च होते हैं। अगर उन पैसों को बचाकर लोगों के लिए काम किया जाए तो लोग का गरीबी दूर हो जाएगा। आप फिर नारा देते हैं कि गरीबी हटाओ, क्या ऐसे कभी गरीबी हटेगा? आज से नहीं, बरसों से मैं पुकार रहा हूं कि भाई इस चुनाव की पद्धति में आमूल परिवर्तन होना चाहिए, चुनाव का खर्च कम करना चाहिए। अगर चाहते हैं आपकी गरीब उम्मीदवार खड़ा हो सके, मजदूर उम्मीदवार खड़ा हो सके, किसान उम्मीदवार खड़ा हो सके, गरीब पार्टी जो गरीब पार्टी की है वह अपने उम्मीदवार खड़ा कर सके, सुनता है कोई? कोई नहीं सुनता। तो ये सारी आलोचनाएं करते हैं। तो यहाँ तक हमने पढ़ा। कल ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा और उसके बाद इसके हम प्रश्न उत्तर को समझेंगे। तो आज के लिए इतना ही।